हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना चाहिए और एकदम अच्छी से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछले क्लास में हमने एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, बट फर्स्ट वाले क्लास में हमने मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमने क्या करा था, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने क्विकली एक बार क्या करा था, सिर्फ रिवाइज कर लिया था। ओके, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये सब चीजें हमने जो है क्विकली एक बार क्या करी थी, रिवाइज कर ली थी। ओके, अभी हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हमारा जो स्टडी मेट है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, जैसा मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल है एकदम। और क्या होगा, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा है चैप्टर में, ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही बनेंगे और इजीली आप उसको बना पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी और एकदम इजीली जो है क्या कर पाओगे, आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो चलो एक बार पिछले क्लास में जो मैंने आपको एनपीवी निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, बताना क्या था वो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम कैसे निकाल रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, मैंने आपको कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे जो ऑकर हो रहे थे वो मैंने दे दिया था आपको। ठीक है, आपको निकालना नहीं था खुद से, कैश इनफ्लोज भी जो अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑकर हो रहे थे एंड कैश आउटफ्लोज भी, ठीक है, जो अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑकर हो रहे थे मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। ओके, उसको आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, बट इन केस अगर आपको कैश इनफ्लोज जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बट इनडायरेक्ट मैनर में गिवन है, कैश इनफ्लोज निकालने के जो भी इंफॉर्मेशन लगेगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और उसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, कैश इनफ्लोज निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन में और उससे आप कैसे कैश इनफ्लोज निकालोगे उसको अभी एक बार मैं आपको क्या करो समझा दे रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा पिछले क्लास में तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है, जिसमें हमने एनपीवी निकाला था, उसमें क्या हो रहा था, आपके कैश इनफ्लोज ऑकर हो रहे थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में एंड सो ऑन। ठीक है, एंड कैश आउटफ्लो तो क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही हो रहा था। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैश आउटफ्लो जो सिर्फ स्टार्टिंग में होता है बाद में कभी नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो चीज। ओके, बात समझ में आ रही। बट कैसा है कि जनरली आपको जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे उसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि कैश का आउटफ्लो क्या होगा, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में दिया रहेगा और बाद में क्या रहेगा, आपको कैश इनफ्लोज दिए रहेंगे, वैसा रहेगा। ठीक है, अब कैश इनफ्लोज अगर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे निकालोगे वो एक बार मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं। ओके, तो लेट सपोज करो हमने क्या करा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ठीक है, अब वो जब हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे हर साल के साथ। ठीक है, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट वगैरह भी इनकर्ड करना रहेगा। ओके, तो वो सब डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्स्ट ईयर में हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमें कितना कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो जो आपको कॉस्ट इनकर्ड दिया रहेगा वो पहले आपको दिया रहेगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाद में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा। ओके, बात समझ में आ रही। फिर हम क्या करेंगे, रेवेन्यू जो था उसमें से हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो था, ठीक है, उसको लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस था वो भी हम लेस कर देंगे। ओके, अब किसी को डाउट आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, तो फिर उसको लेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, उसको एक बार लेस करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो उसको हम पहले कंसीडर करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उससे क्या होता है, हमें टैक्स की सेविंग तो होती है ना। ठीक है, तो एक बार हम क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को सबसे पहले एक बार तो लेस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रेवेन्यू में से हमने क्या करा, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो हमने लेस किया, डेप्रिसिएशन का जो भी एक्सपेंस था वो भी हमने क्या करा, लेस कर दिया। बात समझ में आ रही। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से बाद में हम क्या करेंगे, जो भी टैक्स बनेगा, ठीक है, वो और लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, बट ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या है, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो भी हमने लेस कर रखा है। ठीक है, और वो तो क्या नॉन कैश एक्सपेंस है, हमें तो कैश इनफ्लो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हमारा फिगर आया है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने लेस कर रखा था पहले, उसको हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। बात समझ में आ रही। इससे हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके, तो मैंने अभी आपको ओरली बताया, इसको अभी हम पूरा लिख भी लेंगे, बट समझ में आ गई ये चीज। ओके, क्या करेंगे, हम रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस कर देंगे। ठीक है, उसमें बाद में हम क्या करेंगे, और क्या चीज लेस करने वाले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम अलग से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में जो कॉस्ट दे रखा है अगर वो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो वो तो हम रेवेन्यू में से लेस करने ही वाले हैं, उसके अलावा हम और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स एक्सपेंस लेस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। बट क्या ये कैश इनफ्लो है क्या, नहीं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर आया है इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एड बैक कर देंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है कि नहीं। ओके, तो अगर आपको कैश इनफ्लोज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या रहेगा वो, रेवेन्यू दिया रहेगा आपको।
ठीक है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, उसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, निकालने के लिए जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड वगैरह उसके बारे में आपको डेटा दिया रहेगा, ओके, और बाद में आपको टैक्स का रेट वगैरह भी दिया रहेगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, इनफ्लोज जो है, ठीक है, कैश इनफ्लोज जो है उसको आप निकाल पाओगे। क्लियर हो गई ये चीज, ओके, फटाफट से चीज को लिख लो। यहां पे देखो क्या चीज बताया था मैंने आपको अभी, रेवेन्यू में से, ठीक है, रेवेन्यू में से हम क्या चीज लेस करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ओके, और क्या चीज लेस करेंगे बाद में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, भले ही वो नॉन कैश एक्सपेंस है बट तो भी हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो है पहले लेस करते हैं, ठीक है, उसके पीछे का मैंने आपको रीजन क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, जो हम चार्ज करते हैं उससे क्या होगा, हमारी टैक्स की सेविंग्स होती है, ठीक है, तो टैक्स का हमारा जो एक्सपेंस हो क्या रहेगा, कम आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक बार डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, उसको एड बैक कर देंगे, ओके, तो रेवेन्यू में हमने क्या करा, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो भी हमने क्या करा, लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है, ओके, इससे हमारा क्या चीज निकल के आ जाएगा बताना, इससे हमारी जो चीज निकल के आएगी वो क्या रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स एक्सपेंस लेस कर दे रहे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये निकल के आ जा रहा है, ठीक है, अब आखिरी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले लेस कर रखा था उसको हम क्या करें, ऐड बैक कर दें, ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओके, बात समझ में आ रही, इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा नेट में जो हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, फटाफट से बता दो, क्लियर हो गई ये चीज, ओके, इसको अगर आपको क्या करना है, नोटेशंस में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखना, रेवेन्यू को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, रेवेन्यू को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, देखो यहां पे मैं रेड कलर की से लिखते जा रहा हूं, ओके, जो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बताओ कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कैसे निकलेगा, आर माइनस सी माइनस डी, समझ में आ गया, आर माइनस सी माइनस डी, ये करने पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, अब देखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमें क्या करना है, टैक्स एक्सपेंस लेस करना है, ठीक है, लेट सपोज करो टैक्स रेट जो है क्या, स्मॉल टी है, ठीक है, टैक्स रेट क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा टैक्स एक्सपेंस क्या आ जाएगा, आर माइनस सी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ठीक है, आर माइनस सी माइनस डी करने पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब टैक्स रेट से, तो क्या होगा, हमारा टैक्स एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आर माइनस सी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ये करने पे क्या होगा, हमारा टैक्स एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एंड ये क्या है, हमारा टैक्स एक्सपेंस है, ओके, अब जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस लेस कर देंगे तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है, ठीक है, लेस कर दो, आर माइनस सी माइनस डी माइनस आर माइनस सी माइनस डी होल मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आर माइनस सी माइनस डी कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस स्मॉल टी, ठीक है, अब ये जो चीज हमारा है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें क्या ऐड करना रहेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमें क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा, हमारा नेट में जो कैश का इनफ्लो रहा है वो निकल के आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो आर माइनस सी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डी, ठीक है, ये करने से क्या होगा, हमारा नेट में जो भी कैश का इनफ्लो होने वाला है हर साल की साल वो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट मॉड्यूल में क्या है, उन्होंने फॉर्मूले के तौर पे दे रखा है, बट उसके पीछे मैंने आपको भी पूरी प्रॉपर रीजनिंग दे दी है, ठीक है, फटाफट से लिख लो, ये समझ में आ गया, ओके, आर माइनस सी माइनस डी होल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, प्लस कैपिटल डी, ठीक है कि नहीं, ओके, इसको देखो आप अलग तरीके से और कैसे लिख सकते हो,
आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डी। लिख पाएंगे कि नहीं? ठीक है, ये जो हमारा आर माइनस सी था इसको हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से, और बाद में जो माइनस डी था इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक है, और बाद में जो प्लस डी था वो वैसा की वैसा। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। अब देखो माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस टी क्या हो गया, प्लस डी टी, और ये प्लस डी, ठीक है, ये माइनस डी ये प्लस डी कैंसल आउट, क्या बच रहा है, आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस डी टी, ठीक है। तो या तो देखो एक फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ठीक है, देखो मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं, या तो एक फॉर्मूला आप ऐसा ध्यान में रख लो ये, या फिर इसको जब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या होता है, ऐसा कुछ बन के आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, हाँ या ना? ओके, ठीक है। तो जो भी हमें हर साल के साल नेट में कैश का इनफ्लो हो रहा है वो निकालने के लिए, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, पहला हमने जो फॉर्मूला देखा क्या है, आर माइनस सी माइनस डी वोल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट प्लस कैपिटल डी, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसको अल्टरनेटिव तरीके से हम कैसे बोल पाएंगे, आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डी टी, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, इसको देखो हमने ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे का एक और रीजन है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से बताना कौन कौन से वेरिएबल्स में चेंजेस आएगा, ठीक है, रेवेन्यू में चेंज आएगा, ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जो डेप्रिसिएशन है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है, बट क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कुछ चेंज आने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। इस वजह से हमने क्या करा, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें इन्फ्लेशन की वजह से चेंज वगैरह आने वाला है, ठीक है, उनको हमने क्या करा, अलग से लिख दिया, ठीक है, और वो वेरिएबल जिसमें इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भी चेंज वगैरह नहीं आने वाला उसको हमने क्या करा, एक अलग से लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो आर माइनस सी है, ठीक है, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेस करोगे, ठीक है, तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज वगैरह देखने को मिलेगा क्या आपको? नहीं, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से उसके ऊपर कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बता देना, ये समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है। यहां पे अभी हमने क्या करा, एक चीज समझ ली कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है कैश इनफ्लोज वगैरह नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप कैश इनफ्लोज कैसे कंप्यूट करोगे, ठीक है। अगर किसी को ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐसा आप क्या करोगे, टेबुलर फॉर्मेट में जो पूरा दिखा दोगे, ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरा दिखा दोगे। हर साल के जो नेट कैश इनफ्लोज है आप क्या करोगे, इस तरीके से पूरा निकाल के दिखा दोगे कि रेवेन्यू में से हमने क्या करा, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, फिर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो लेस कर दिया, इससे हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से हमने टैक्स एक्सपेंस लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो हमारा क्या होगा, जो भी उस साल का, ठीक है, नेट में कैश का इनफ्लो वगैरह हो रहा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है कि नहीं? चलो, इसके ऊपर बेस देखो, एक मैं आपको क्या कर रहा हूं, फटाफट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारे स्टडीमेट में जो उन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ओके, यहां पे देखो ये एग्जांपल जो है, ठीक है, तो फटाफट से अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार सॉल्व कर रहे हैं। रीड कर लो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। इनिशियल आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट कितना दे रखा है, 80,000, ठीक है। इनिशियल आउटले का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, कि आपका स्टार्टिंग में जो कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो कितना है, 80,000 है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, 4 इयर्स। साल्वेज वैल्यू कितना है, नील। एनुअल रेवेन्यू दे रखा है 60,000 का। एनुअल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन जो है कितना दे रखा है, 20,000। टैक्स रेट कितना दे रखा है, 50%, ठीक है। बाद में देखो और एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज में लेना है, ठीक है। एंड एक और चीज हमें जो अज्यूम करनी हो क्या है, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब हर साल के साल हम रेवेन्यू कितना लेंगे, 60,000 का लेंगे। हर साल के साल हम जो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हो कितना लेंगे, 20,000 का लेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए, ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज में लेने वाले, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज में लेने वाले। ओके, बात समझ में आ गई। चलो, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, ठीक है, कितना कितना कैश का इनफ्लो रहेगा हम फटाफट से निकाल ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पे देखना, यहां पे हम पूरा लिखते जा रहे हैं।
यहाँ पे ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ओके, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू लिख रहे हैं। रेवेन्यू कितना दे रखा था, एनुअल रेवेन्यू कितना दे रखा था, 60,000 का दे रखा था। ठीक है, तो हर साल के इसमें एनुअल रेवेन्यू जो कितना लिख दो, 60,000 का लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अब रेवेन्यू में से हम क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेवेन्यू में से हम लेस कर दे रहे हैं कॉस्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही? वो आपको कितना दे रखा था, 20,000 दे रखा था। ठीक है, हर साल का कितना था, 20,000 दे रखा था। ठीक है, तो 20,000 लिख देना। ये भी हमने क्या करा, लेस कर दिया। इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, ठीक है, कैसे निकालोगे आप? आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज में लेना है। ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालते हो? ठीक है, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा, ठीक है, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, उसमें से क्या करो, साल्वेज वैल्यू लेस कर दो और उसको डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की यहाँ देखो, मैं यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूँ आपको कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, 80,000, साल्वेज वैल्यू कितना है, रेसिडुअल वैल्यू कितना है, नील है। ठीक है, एंड यूजफुल लाइफ कितना है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, 4 इयर्स का। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रहेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एवरी ईयर वो कितना रहेगा, 80,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 करने पे कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो यहाँ पे कितना है, 20,000 है। इसे भी हम क्या कर रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं। ओके, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का 20,000 रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हर साल का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, और कितना आया वो, 20,000 आया है। बात समझ में आ गई? ओके, अब रेवेन्यू में से देखो हमने क्या करा, जो कॉस्ट था, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो हमने लेस कर दिया। अलग से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो वो भी हमने लेस कर दिया। ठीक है, ये कितना आ रहा है बताना, कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, ये कितना हो गया, 20,000 आ रहा है। ठीक है, हर साल किसमें कितना आएगा, 20,000 आएगा। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें देखो अब हम क्या कर रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, आपको टैक्स का रेट देखो क्वेश्चन में दे रखा है, टैक्स का रेट कितना दे रखा है, 50%। ठीक है, टैक्स का रेट कितना दे रखा है, 50%। तो टैक्स एक्सपेंस बताना कितना आएगा, 20,000 का 50%, यानी कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यहां पे फटाफट से टैक्स एक्सपेंस जो है हर साल में 10,000 लिख दो। ओके, चलो, तो अब हमारा देखो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कितना आ रहा है, 20,000 माइनस 10,000 करने पे 10,000 आ रहा है। ठीक है, बस अब आखिरी में एक और चीज क्या करनी रहेगी, जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे पहले जो है लेस कर दिया था। ठीक है, ये जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है लेस कर रखा था, इसको अब हमें क्या करना रहेगा, फिर से ऐड बैक करना रहेगा। ठीक है, ऐड कर दे रहे, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो क्या आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, तो पहले तो हमने उसको लेस कर रखा था। क्यों लेस कर रखा था, क्योंकि क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है। इसके लिए हमने पहले तो उसको लेस कर दिया था, बट आखिरी में हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड बैक कर दे रहे। ठीक है, कितना ऐड बैक करेंगे, 20,000 करते जाएंगे। ओके, जितना पहले हमने लेस किया था उतना ही हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। कितना आ जा रहा है देखो, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, नेट कैश इनफ्लो जो है हर साल की साल का निकल के आ गया। ओके, समझ में आ गया? यहां पे देख लो आप, सेम इन्होंने भी निकाल रखा है। ठीक है, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। ओके, अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे, ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, आर माइनस सी माइनस डी होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डी, उससे भी आप करोगे तो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बनी इससे ही रहा था ना, क्योंकि ओके, या फिर उसको ही जब आप क्या करते थोड़ा सा और
एक्सपांड करके सिंप्लीफाई कर देते हो तो क्या निकल के आता है वो r माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस dt, उससे भी क्या होगा सेम चीज ही आएगी। ओके क्लियर हो गया ये सभी को। चलो ये मैंने आपको एक चीज बता दी कि अगर आपको कैश इनफ्लोज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कैश इनफ्लोज निकालोगे वो मैंने आपको अभी सबसे पहले एक बार बता दिया, ठीक है। एंड नॉर्मली देखना आपको कभी भी क्या होगा क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अभी सीए फाइनल में क्या होगा आपको कैश इनफ्लोज जो है क्वेश्चन में नहीं दिए रहेंगे, आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ओके क्लियर हो गया। तो आपकी एक वर्किंग नोट बन जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी आपकी एक वर्किंग नोट बन जाएगी, इसमें आप क्या करोगे हर साल के जो नेट कैश इनफ्लोज आप निकाल लोगे, ठीक है। सेम मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके ठीक है। अब यहां पे देखना इन्होंने तो यहां पे क्या करा था, ये वाले एग्जांपल में क्लियरली बोर्ड रखा था कि आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे देखने वाले जिसमें आपको क्या करेगा इन्फ्लेशन का डेटा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, तो उससे कौन से वेरिएबल में चेंजेस आएगा, रेवेन्यू एंड जो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है उसमें क्या होगा चेंजेस आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो भी आपको इन्फ्लेशन का रेट दिया रहेगा इतने से आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा एंड जो आपका कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऐसा तो होगा नहीं कोई भी इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन रहता ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिनेरियो रहेगा उसमें तो क्या रहेगा, ऑलवेज इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा करेक्ट कौन सी चीज है कि इन्फ्लेशन को हमने कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम हर साल के नेट कैश इनफ्लोज निकाल रहे हैं तो उसमें हमने इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। आपने जब सीए इंटर में, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हमने कभी भी इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करा था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इन्फ्लेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर इकोनॉमी, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी सभी में क्या होगा, आपको लगभग हर इकोनॉमी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो उसके रेवेन्यू हो गए, कॉस्ट हो गए, उसकी फिगर्स में क्या होती है चेंजेस आएगी, ठीक है। तो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा आप जो है एक बढ़िया डिसीजन वगैरह ले पाओगे कि आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं करोगे और उसको आपने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, और आपने अगर एनपीवी निकाला और एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव आ गया और आपने क्या करा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हो, ठीक है, और तब अब आप क्या कर रहे हो एनपीवी निकाल रहे हो और अब आपका एनपीवी निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई। और कौन सा ज्यादा करेक्ट रहेगा, इन्फ्लेशन को कंसीडर करके एनपीवी निकालना ज्यादा करेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन को बिना कंसीडर करे एनपीवी निकालना। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। तो यहां पे देखना वही जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, अभी हमने जो ये वाला एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर रखा था, ठीक है, इसमें तो क्या बोल दिया था उन्होंने, इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेशन हमें अज्यूम नहीं करना था, ठीक है। बट अब इसमें देखो उन्होंने क्या बोल दिया, अगर हम इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन का रेट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, ठीक है। रीड कर लो ये वाला लाइन, इफ देयर इज इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ 10% अप्लीकेबल टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दिया, ठीक है, इन्फ्लेशन जो 10% का है, ठीक है, वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लीकेबल है, रेवेन्यू के ऊपर और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। और वो वैसे अगर नहीं भी बोलता था तो ये चीज ऑब्वियस है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह कुछ भी चेंज होने वाला होता है क्या, नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज में ले रहे हो, ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन भी अगर आपको दे रखा है तो उससे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल का कुछ भी चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। तो अब जब आपको अब इन्फ्लेशन दे रखा है, ठीक है, 10% का, और वो क्या हो रहा है, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लीकेबल है, तो अब उस केस में हर साल के साल का जो नेट कैश इन्फ्लो है वो कितना रहेगा, वो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही, ओके ठीक है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, हम फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, फिगर्स बस हमें क्या करना रहेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं रेड कलर की से लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन दे रखा है और वो अप्लीकेबल है सिर्फ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे, तो उस केस में अब हर साल के साल नेट में कैश का इन्फ्लो कितना होने वाला है वो हम फटाफट से अभी निकाल ले रहे हैं, ओके। तो वही देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ओके ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू लिख ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात। अब यहां पे देखना आपको रेवेन्यू जो है, ठीक है, कितना दे रखा था, एनुअल रेवेन्यू कितना दे रखा था, 60,000 का, ठीक है। बट जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको कंसीडर कर लेंगे, तो फर्स्ट ईयर बताना रेवेन्यू क्या होगा, जो इन्फ्लेशन का रेट है इतने रेट से क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू वो क्या होगा, 60,000 में 10% ऐड कर दो,
फटाफट कैलकुलेटर पे करते जाना, ठीक है। 60,000 लिखना कैलकुलेटर पे, प्लस 10 लिखो और जो परसेंटेज का सिंबल है, साइन है, उसको प्रेस कर दो। कितना आ रहा है? 66,000 आ जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है कितना है? 66,000। सेकेंड ईयर का रेवेन्यू जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है उसमें हम क्या करेंगे? 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। वही जो आपका 66,000 आ रखा है कैलकुलेटर में, उसमें क्या करो? प्लस कर दो 10%। कितना आ रहा है? 72,600, ठीक है। डायरेक्टली लिखते जाना, इसके लिए आपको कोई भी वर्किंग नोट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही ब्रैकेट वगैरह में दिखाने की जरूरत है, डायरेक्टली लिखते जाओगे, ओके। थर्ड ईयर का जो रेवेन्यू कितना रहेगा? सेकंड ईयर का रेवेन्यू प्लस 10%, ठीक है। क्या होगा? 72,600 में जो है प्लस कर दो 10%। कितना आ रहा है? 79,860। कितना आ गया? 79,860, ठीक है। एंड फोर्थ ईयर का रेवेन्यू क्या रहेगा? थर्ड ईयर का रेवेन्यू प्लस 10%। 79,860 में जो है प्लस कर दो 10%। कितना आ रहा है? 87,846। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलो, तो ये तो हमने रेवेन्यू निकाल लिए चारों साल के। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? लेस कर दे रहे हैं कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो आपको देखो, एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन जो है कितना दे रखा था? एनुअल कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन बोल दो, एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन बोल दो, एक ही बात है। कितना दे रखा था आपको? 20,000 दे रखा था, ठीक है। बट इसमें जब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, तो उस केस में अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है, एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन कितना रहेगा? फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा? ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट जो आपको दे रखा है 10%, ठीक है। उस वजह से क्या होगा? आपका जो फर्स्ट ईयर का एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन है वो भी क्या होगा? 10% से बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है? चीजों का दाम बढ़ जाना, ठीक है। तो आपको जो कॉस्ट पहले इनकर्ड करना पड़ा था 20,000 का, ठीक है, अब वो फर्स्ट ईयर में आपको कितना इनकर्ड करना पड़ेगा? 10% ज्यादा इनकर्ड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 20,000 में 10% हम ऐड कर देंगे, 20,000 प्लस 10%। कितना आ रहा है? 22,000 आ रहा है, लिख देना, ठीक है, 22,000। समझ में आ गया? ठीक है। सेकेंड ईयर कितना रहेगा? फर्स्ट ईयर में जो हमें कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा था उसमें भी और क्या करेंगे? 10% बढ़ा देंगे। तो 22,000 में जो है और 10% बढ़ा दो। कितना आ रहा है? 24,200। कितना आ रहा है? 24,200, ओके। थर्ड ईयर में जो हमें कॉस्ट इनकर्ड करना रहेगा कितना रहेगा? सेकेंड ईयर में जो हमें कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा था उसमें और 10% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ऐड कर दो। और 24,200 में जो है 10% और ऐड कर दी। कितना आ रहा है? 26,620, ठीक है, 26,620। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ओके। इसके बाद फोर्थ ईयर में कितना रहेगा? 26,620 में जो है और 10% बढ़ा दो। कितना आ रहा है? 29,282, 29,280। क्लियर हो गया? ओके। और क्या चीज लेस करनी रहेगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में कुछ भी चेंजेस आने वाले हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से? नहीं, ठीक है, वो तो क्या रहेगा? जितना पहले था उतना ही अभी भी रहने वाला है, ठीक है। बिना इन्फ्लेशन के जितना था आपका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस उतना ही क्या होगा? विद इन्फ्लेशन भी रहेगा। उसमें कुछ भी चेंज आ रहा है क्या? नहीं आएगा, ओके। कितना था पहले? 20,000 था, वही क्या रहेगा? अभी भी रहने वाला है, ओके। लिख दो 20,000। एंड हर साल की साल क्या होगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना रहेगा? 20,000 ही रहेगा, ओके, ठीक है। लेस कर लो और बताओ कितना आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में देखो कितना आ जाएगा? 66,000 माइनस 22,000 माइनस 20,000, कितना आ रहा है? 24,000 आ गया ये, ठीक है, 24,000। बात समझ में आ गई? सेकेंड ईयर के लिए देखना, 72,600 माइनस 24,200 माइनस 20,000, कितना आ रहा है ये? 28,400। कितना आ गया ये? 28,400, ओके। इसके बाद 79,860 माइनस 26,620 माइनस 20,000, ये कितना आ गया? 33,240, ठीक है। एंड आखिरी में फोर्थ ईयर के लिए देखो, 87,846 माइनस 29,282 माइनस 20,000, ये करने पे कितना आ रहा है? 38,564, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ओके। इसमें से अब हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। टैक्स का रेट कितना दे रखा था? 50% दे रखा था, उसमें कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं, टैक्स का रेट तो 50% ही रहेगा, ठीक है। जब इन्फ्लेशन है या जब इन्फ्लेशन नहीं है, टैक्स के रेट में कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं, वो तो कितना है? 50% ही हम लेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर में टैक्स एक्सपेंस कितना आ जाएगा 24,000 का 50%, ये कितना हो रहा है, ये 12,000। ओके, सेकेंड ईयर में टैक्स एक्सपेंस कितना रहेगा 28,400 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये आ रहा है 14,200। ओके, थर्ड ईयर के लिए टैक्स एक्सपेंस कितना रहेगा 33,240 मल्टीप्लाइड बाय 50%, कितना आ रहा है 16,620। ठीक है, एंड आखिरी में फोर्थ ईयर के लिए जो टैक्स एक्सपेंस है कितना रहेगा 38,564 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये आ रहा है 19,282। ओके, फटाफट से लेस कर दो, कितना कितना आ जाएगा 12,000, देन 14,200, 16,620 एंड 19,282। समझ में आ गया? ओके, ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, जो कि कितना था 20,000 का था। ठीक है, तो ऐड कर दो फटाफट से। और अब बताना हर साल के जो नेट में कैश इनफ्लो आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं। तो 12,000 प्लस 20,000 करने पे कितना होगा 32,000। ओके, 14,200 प्लस 20,000 करने पे कितना आ जाएगा 34,200। 16,620 प्लस 20,000 करने पे कितना आएगा 36,620। एंड 19,282 प्लस 20,000 करने पे कितना आ जाएगा 39,282। समझ में आ गया सभी को? ओके, चेक कर लो, यहां पर भी उनके सेम यही फिगर्स आई होगी। फर्स्ट ईयर के लिए कितना है 32,000, सेकेंड ईयर के लिए 34,200, थर्ड ईयर के लिए कितना 36,620 एंड फोर्थ ईयर के लिए कितना 39,282। सेम आ गया है कि नहीं? ओके, ठीक है, ये हमारा नेट कैश इनफ्लो आ गया। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अब ये वाले जो कैश इनफ्लोस हमने निकाल रखे, ठीक है, फर्स्ट ईयर का 32,000, सेकंड ईयर का 34,200, थर्ड ईयर का 36,620 एंड फोर्थ ईयर का 39,282। इसमें क्या है, हमने 10% का आपको इन्फ्लेशन का रेट दे रखा था, उसको हमने इसमें कंसिडर कर रखा है। ठीक है, अगर हमें उसका इफेक्ट अब हटाना है, ठीक है, मतलब ये वाले जो कैश इनफ्लोज है आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे नॉमिनल कैश इनफ्लोज। ओके, बट अगर हमें रियल कैश इनफ्लोज चाहिए, ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना रहेगा, जो 10% का हमने इन्फ्लेशन का रेट कंसिडर कर रखा था, ठीक है, उसको हमें अब क्या करना है, इसमें से हटाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो 32,000 जो है उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से। ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर 1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में है ना ये वाला कैश का फ्लो, ठीक है, 32,000 का। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसमें से इन्फ्लेशन का जो 10% का इफेक्ट है उसको आपको क्या करना है, हटाना है। तो आप क्या करोगे 32,000 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में देखो 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट और ब्रैकेट क्लोज करके वोल टू दी पावर 1, यानी क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 32,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर 1, यानी कितना 32,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है, देखो 32,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है 29,091। ठीक है, अगर हम नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 29,000, ठीक है 91। बात समझ में आ गई? कैसे आया देखो, यहां पे मैं लिख के बता दे रहा हूं ब्रैकेट में 32,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर 1। बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे ही देखो अब 34,200 में भी क्या कर रखा है, तो हमारा सेकेंड ईयर में नेट में कैश का इन्फ्लो आया 34,200 का, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट था 10% का उसको हमने कंसीडर कर रखा है। ठीक है, अगर उसमें से अब इसको हटाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, देखो 34,200 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा देखो 34,200 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना हो गया 28,264। ये कितना आ रहा है, ये 28,264। बात समझ में आ रही? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पे, जो हमारे नॉमिनल कैश फ्लोज आए थे, ठीक है, ये सब क्या है हमारे नॉमिनल कैश फ्लोज है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखना 36,620 जो हमारा थर्ड ईयर का, ठीक है, नेट में कैश का इनफ्लो आया था,
ठीक है, इसमें हमने क्या कर रखा है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो कंसिडर कर रखा है। ठीक है, अगर इसमें से उसको हटाना है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने कंसिडर कर रखा था उसको क्या करना है, हटाना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे 36,620 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 36,620 से, कितना आ रहा है 27,513। ठीक है, 27,513। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। इसके बाद देखना, फोर्थ ईयर में जो हमारा नेट में कैश का इन्फ्लो आया था 39,282, इसमें भी क्या है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, ठीक है, उसको हमने कंसिडर कर रखा है। अगर वो इफेक्ट को हमें हटाना है, ठीक है, मतलब ये नॉमिनल कैश फ्लो को जो हमें क्या करना है, रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। कैसे कर लेंगे, 39,282 जो है, 39,282 हमें डिवाइड करना रहेगा 1.1 टू दी पावर 4 से। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे 4 बार। ठीक है, और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 39,282 से, कितना आ रही है 26,830। ठीक है, 26,830। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो हमने निकाला है ये क्या चीज है, रियल कैश इनफ्लोस। ठीक है, ये जो थे ये क्या थे, आपके नॉमिनल कैश इनफ्लोस थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट से लिख लो। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गई ये चीज? ओके, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या दिया रहेगा, देखना कि इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू के लिए अलग है, ठीक है, एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन के लिए इन्फ्लेशन का रेट अलग है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना, लेट सपोज करो हम जो फिनिश गुड्स बना के बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइसेस जो है क्या हो रहा है, हर साल के साल ऑन एन एवरेज लेट सपोज करो 12% से बढ़ रही, और वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस जो है लेट सपोज करो ऑन एन एवरेज हर साल के साल 8% से बढ़ रही। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू के लिए जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 12% रहेगा। ठीक है, एंड जो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है उसके लिए जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 8% रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन वैसा भी बना के पूछ सकता है कि रेवेन्यू के लिए इन्फ्लेशन रेट अलग दे देगा, एंड जो आपका कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है उसके लिए इन्फ्लेशन का रेट अलग दे देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है, डायरेक्टली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहां पे हमने क्या करा था, ये जो हमने नेट कैश इन्फ्लोस पहले निकाल रखे थे, ठीक है, जब आपको इन्फ्लेशन का रेट नहीं दिया था, ठीक है, जब आपको इन्फ्लेशन का रेट नहीं दिया था, ठीक है, और उस टाइम पे जब हमने हर साल के जो नेट कैश इन्फ्लोस निकाले थे वो कितने आए थे, 30,000 आए थे। ठीक है, 30,000 30,000 30,000 30,000। ठीक है, और बाद में आपको क्या करा है, इन्फ्लेशन का रेट दे दिया है, कितना है 10% का। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर ले लेना है, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है डायरेक्टली अगर कंसिडर कर लेना है, ठीक है, और आप अगर क्या मान रहे हो कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू भी अफेक्ट हो रहा है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी अफेक्ट हो रहा है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अफेक्ट हो रहा है। तो उस केस में तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कि जो 30,000 है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा 1.1 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो बताना, 30,000 में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.1 का, कितना आएगा बताना, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ये कितना आएगा 33,000। ओके, मतलब इन्फ्लेशन कंसिडर करे बगैर हमारा जो फर्स्ट ईयर का नेट में कैश का इन्फ्लो आया था कितना आया था, 30,000 आया था। ठीक है, और जब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर ले रहे तो उस केस में अब हमारा क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जो नेट में कैश का इन्फ्लो आ रहा है कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज हमने क्या बोली, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, आपके रेवेन्यू के ऊपर भी फर्क पड़ा, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन के ऊपर भी फर्क पड़ा, और साथ ही में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर भी फर्क पड़ा। बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद देखो सेकेंड ईयर के लिए कितना रहेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में नेट में हमारा कैश का इन्फ्लो कितना रहेगा, जब हम इन्फ्लेशन को कंसीडर कर ले रहे तब। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा 1.1 स्क्वायर से। ठीक है, 1.1 स्क्वायर से, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 1.1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये जो आपके कैश फ्लोज है ये क्या है, रियल कैश फ्लोज है। ठीक है, और ये जो आप फिगर्स अभी निकाल लोगे 33,000 जो आपका आया है, ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 स्क्वायर करके जो आपका फिगर आएगा, ये सब क्या रहेगा, आपके नॉमिनल कैश फ्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे वो, आपके नॉमिनल कैश फ्लोज रहेंगे। ठीक है, तो जब आप रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल कैश फ्लोज से में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आप रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट टू दी पावर टाइम पीरियड, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहेगा।
और जब आप नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रहे हो तब आपको क्या करना रहेगा, उसको डिवाइड करना रहेगा किससे, 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट वोल्ट टू द पावर टाइम पीरियड से उसको आपको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। बात समझ में आ गई? ओके, यहाँ पे देखना आप 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 1.1 का स्क्वायर करने पे 1.21 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, कितना आ रहा है 36,300। क्लियर? ठीक है, 36,300। वैसे ही देखना आप यहां पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.1 के क्यूब से। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बताना, तो 1.1 का क्यूब जो है कितना आ रहा है 1.331, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, कितना आ जाएगा 39,930, 39,930। ओके, के बाद जो 4th ईयर का हमारा रियल कैश फ्लो था, ठीक है 30,000 का, उसको जब आप नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई किससे करना रहेगा, 1.1 टू द पावर 4 से। ओके, एंड बताओ फटाफट से 1.1 टू द पावर 4 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे निकाल लो। ठीक है, 1.1 टू द पावर 4 ये आपका आ रहा है 1.4641, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, कितना हो गया 43,923। 43,920। बात समझ में आ गया? ओके, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां पे जो है मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आपको नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट वोल्ट टू द पावर टी से, और जब आप रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट वोल्ट टू द पावर टी से। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पे देखो मैं इसको एक आपको इक्वेशन ही बना के दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लेना। ओके, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल कैश फ्लो एट ए टाइम टी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, रियल कैश फ्लो एट ए टाइम टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट होल टू द पावर टी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लेना ये। ठीक है, एनसीएफ मतलब क्या है, नॉमिनल कैश फ्लो। ठीक है, एनसीएफ मतलब क्या चीज है, नॉमिनल कैश फ्लो। क्लियर? आरसीएफ मतलब क्या है यहां पे, रियल कैश फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया है कि नहीं? ओके, ठीक है, ये पूरी चीज समझ में आ गई है, हाँ या ना? ठीक है, यहां पे देखना हमने ये जो फॉर्मूला देखा था ना, आर माइनस सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, इससे भी देखो क्या होगा, आपका आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, यहां पे देखना ये जो हमने 32,000 निकाल रखा था, ठीक है, अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मूले से कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसको हम यूज में लेके क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, आर की जगह कितना लिखेंगे, 66,000 माइनस, ओके, सी की जगह कितना लिखेंगे 22,000, तो माइनस कर दो 22,000, 66,000 माइनस 20,000 कितना हो गया 44,000, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो टैक्स रेट कितना था 50%, तो 1 माइनस 0.5 करने पे कितना होगा 0.5 आएगा, तो 44,000 में मल्टीप्लाई कर दो 0.5, कितना हो गया 22,000। ठीक है, ये हमने जो निकाल रखा है इसको क्या करो, स्टोर कर लो, एम प्लस करके स्टोर कर लो। ओके, अब देखो क्या है आगे, डी मल्टीप्लाइड बाय टी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है 20,000 और टैक्स रेट कितना है 50%, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% करने पे कितना आ गया 10,000, प्लस जो हमने पहले का 22,000 निकाल रखा था, आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी करने पे जो 22,000 निकाल रखा था उसको हमने ऑलरेडी स्टोर करा था एम प्लस में। ठीक है, उसको क्या करो फिर से कैलकुलेटर पे लेके आ जाओ, वो कैसे लेके आओगे, एमआरसी का जो बटन होता है, मेमोरी रिकॉल का जो बटन है उसको प्रेस कर दो, एमआरसी का बटन। ठीक है, कितना हो गया देखो 30,000 आ रहा है। ठीक है, आ गया कि नहीं सेम? ओके, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले रहे हो, आर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय टी, से भी क्या होगा आपका सेम ही ये फिगर आएगी। ठीक है, 32,000। वैसे ही ठीक है 34,200 देखना सेम आ जाएगा आपका। आर की जगह क्या करो, पुट कर दो 72,600,
ठीक है 72,600 माइनस सी के जगह जो है 24,200 लिख दो, ठीक है। माइनस करने पे कितना आ रहा है 48,400 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। तो जो कि कितना आएगा आपका 0.5 आएगा, 1 माइनस 0.5 करने पे क्या होगा 0.5 आ जाएगा। तो 48,400 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, ठीक है। कितना आ रहा है 24,200। इसको स्टोर कर लो एम प्लस का बटन प्रेस करके, ठीक है। फिर क्या होगा अब आगे डी मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। तो डी कितना है यहाँ पे 20,000 और टी कितना है 50%, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, 10,000 प्लस जो ऑलरेडी हमारा 24,200 आया था, ठीक है। उसको फिर से लेके आ जाते हैं कैलकुलेटर पे, एमआरसी का बटन प्रेस करके। कितना आ रहा है देखो 34,200 आ रहा है। क्लियर, ओके। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके ये फिगर्स लिखनी है तो आप वैसा भी लिख सकते हो, और अगर आपको ऐसे टेबल बना के पूरा प्रेजेंटेशन करना है तो वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप टेबल बना के प्रेजेंटेशन करो, वो ज्यादा बढ़िया लगता है और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं यहां तक पूरा? ओके ठीक है। यहां पर भी देखो इन्होंने भी जो बाद में ये जो नॉमिनल कैश फ्लोज आए थे, ठीक है, इससे जब रियल कैश फ्लोज निकाले तो सेम जो हमारी फिगर्स आई थी वो यहां पे इन्होंने लिख रखी है। 29,091, 28,264, 27,513 एंड 26,830। चेक कर लो, हमने भी सेम फिगर्स निकाली थी, ठीक है। 29,091, 28,264, 27,513 एंड आखिरी में 26,830। समझ में आ गया? ओके ठीक है। अब यहां पे देखना हम क्या कर रहे हैं, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है उसको हम क्या कर रहे हैं फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट रीड कर लो उसे, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। ओके, डिटरमाइन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है प्रोजेक्ट का, ठीक है। और उसके लिए हमें देखो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। इनिशियल आउटले ऑफ प्रोजेक्ट कितना दे रखा है 40,000, ओके। एनुअल रेवेन्यूज विदाउट इन्फ्लेशन कितना दे रखा है 30,000। एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विदाउट इन्फ्लेशन ये भी कितना दे रखा है 10,000। यूजफुल लाइफ कितना दिया है 4 इयर्स। साल्वेज वैल्यू नील। टैक्स रेट कितना है 50%, ओके। और एक और चीज क्या दिया देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑफ 10% कितना दे रखा है आपको 12%, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहां पे समझाऊंगा, ठीक है, उसको भी आपने ध्यान से समझना है। ओके, यहां पे देखो आपको एक चीज यहां पे क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, ठीक है, बट क्या दिया देखो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑफ 10% कितना दे रखा है आपको पूरा मिला के 12%। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। और आपको क्या करना है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है फाइंड करना है, ठीक है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ रही? ओके, अब यहां पे देखना आप एनपीवी जो है प्रोजेक्ट का फाइंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो कैश इनफ्लोज जो है, ठीक है, वो क्या करो आप नॉमिनल टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से जो भी आपको कैश के इनफ्लो होने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, उसको आप क्या करो नॉमिनल टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। नॉमिनल टर्म्स में निकाल लो, इसका मतलब क्या होता है कि आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर करके आप क्या करो जो भी आपके नॉमिनल कैश इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, हर साल के वो आप निकाल लो। बात समझ में आ गई? ओके, और बाद में आप क्या करो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप जो डिस्काउंटिंग का रेट यूज करोगे उसके इसमें वो कौन सा रहेगा आपका 12% रहेगा, ठीक है। आप जो डिस्काउंटिंग का रेट कंसीडर करोगे वो कौन सा रहेगा जिसमें आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले रखा है, ठीक है। अगर आपने कैश फ्लोज निकालते वक्त इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर किया है तो डिस्काउंटिंग का रेट भी जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा जिसमें आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर आपने कर रखा है वो वाला रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 12% का, उसके अंदर क्या है इन्फ्लेशन का प्रीमियम जो है 10% का वो क्या है इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पे क्या करेंगे जो भी हम कैश इनफ्लोज निकालेंगे, ठीक है, वो कौन से निकालेंगे नॉमिनल निकालेंगे, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर करने के बाद वाला निकालेंगे, ठीक है। और बाद में उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए जो डिस्काउंटिंग का रेट हम यूज में लेंगे कौन सा लेंगे 12% लेंगे। बात समझ में आ गई? ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम एनपीवी निकाल पाएंगे, ओके। तो ये पहली वाली मेथड में हम क्या कर रहे हैं, तो हम नेट कैश इनफ्लोज निकालेंगे हर साल के कौन से रहेंगे नॉमिनल वाले रहेंगे, और उसको बाद में डिस्काउंटिंग करने के लिए हम जो डिस्काउंटिंग का रेट यूज में लेंगे कौन सा रहेंगे ये 12% वाला रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या इन्फ्लेशन का प्रीमियम जो है 10% का ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ओके। और एक दूसरा मेथड देखो और क्या रह सकता है यहाँ पे
कि आप क्या करो, रियल कैश फ्लोज लो, ठीक है, जो हम हर साल के साल का नेट कैश इनफ्लो निकालेंगे वो क्या करेंगे, रियल टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। तो अब उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए हम जो डिस्काउंटिंग का रेट कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट हो कंसीडर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो नेट कैश इनफ्लोज निकाल रखे हर साल के उसके अंदर क्या है, हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, जो हम डिस्काउंटिंग का रेट कंसीडर करेंगे उसमें भी क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना रहेगा, 12% को जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से देखो हम क्या बोलेंगे, 12% क्या है आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हमें क्या करना रहेगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 12% का आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, इससे हमें क्या करना रहेगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट वाला मेथड था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेट कैश इनफ्लोज भी नॉमिनल टर्म्स में निकाल ले रहे हैं, और मैंने डिस्काउंटिंग का रेट जो हम कौन सा लेंगे, फिर 12% का लेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और बाद में जो दूसरा वाला मेथड है उससे भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा, ओके, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, नेट कैश इनफ्लोज निकालना पड़ेगा नॉमिनल टर्म्स में हर साल का, ओके। फटाफट से देखो निकाल लेते हैं, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे देखना 1 से 4 ही साल दे रखे हैं ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, ओके। एंड यहां पे जो भी हम रेवेन्यूज लिखेंगे, ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर इन्फ्लेशन जो है कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में देखो इन्होंने कुछ भी यहां पे बताया नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं करना है तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट एक क्या करना, एक नोट वहां पे लिख देना, ठीक है, आपका जो अजम्पशन है वहां पे उसको लिख देना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं कि हम डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसके ऊपर हम क्या करें, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे, ओके। वैसे हम एक बार क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ओके। यहां पे उन्होंने इस चीज के बारे में भी कुछ बताया ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेना है, ठीक है, इस बारे में भी उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो मेथड यूज में लेना है वो कौन सा है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो ये सब अजम्पशंस जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, पहला अजम्पशन, हियर इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हैज बीन यूज्ड, ओके। और एक दूसरी चीज आप क्या लिखोगे अजम्पशन में, कि इन्फ्लेशन इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया, ओके, ऐसा आप लिख देना, ठीक है। तो क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके, आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा फिर, ओके। चलो यहां पे मैंने आपको ओरली अजम्पशंस बोल दी है, आपने अजम्पशंस लिख लेना है, ओके। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू लिख रहे हैं, बट इतना तो पक्का है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जो उसके ऊपर तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर तो क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन्फ्लेशन के वजह से आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कुछ चेंज वगैरह होता है क्या, सच नहीं होता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो वाला अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशन के वजह से आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर जो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है वैसा, ठीक है। और एक दूसरा अजम्पशन हमें लेना ही पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम जो मेथड यूज में ले रहे हैं कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। WDV वगैरह यहाँ पे हम यूज में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखा है। तो बेस्ट यही रहेगा कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ठीक है, जो हमें मेथड यूज में लेना है वो कौन सा लेना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज में हम ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे बताना रेवेन्यू क्या क्या आएगा, रेवेन्यू क्या क्या आएगा फटाफट से बता दो, ठीक है। ये देखो आपको एनुअल रेवेन्यूज विदाउट इन्फ्लेशन दे रखा है, कितना है, 30,000, ठीक है। तो जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फ्लेशन का रेट कितना दे रखा है आपको, 10% दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का रेट आपको 10% दे रखा है, तो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा, 30,000 में जो है 10% बढ़ा दो, 30,000 में जो है 10% बढ़ा देना, कितना आ रहा है, 33,000, ओके। सेकेंड ईयर का रेवेन्यू क्या होगा, 33,000 में और 10% बढ़ा दो, कितना आ रहा है, 36,300। थर्ड ईयर का रेवेन्यू और 10% बढ़ा दे रहे हैं, कितना हो गया, 39,930। एंड फोर्थ ईयर का रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, और 10% बढ़ा देंगे, कितना आ रहा है, 43,923।
बात समझ में आ गई? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, लेस कर दे रहे इसमें से कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ओके, एंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो बोला नहीं था कि रेवेन्यू के लिए इन्फ्लेशन रेट अलग है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन के लिए इन्फ्लेशन रेट अलग है, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन दोनों के लिए इन्फ्लेशन रेट क्या है, सेम। ठीक है, इसके लिए आप अलग से अजम्पशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। ओके, यहां पे देखना, आपको जो एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्या है, विदाउट इन्फ्लेशन दे रखा है। वो क्या चीज है, आपको विदाउट इन्फ्लेशन दे रखा है। कितना है, और 10,000 है। ठीक है, कितना है, 10,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन कितना रहेगा, जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर कर लेंगे तो हमें क्या करना है, 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो 10,000 में जब आप 10% बढ़ा दोगे तो कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है। ठीक है, लिखते जाओ, 11,000। ठीक है, 11,000। सेकेंड ईयर के लिए कितना रहेगा, और 10% से बढ़ा दो, तो 11,000 में और 10% बढ़ा दोगे तो कितना आ रहा है, 12,100 आ रहा है। ठीक है, 12,100। बात समझ में आ गई? ओके, थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, 12,100 में और 10% बढ़ा दो, कितना हो रहा है, 13,310। क्लियर हो गया है? ओके, एंड फोर्थ ईयर के लिए क्या रहेगा, 13,310 में और 10% बढ़ा दो, कितना हो गया, 14,641। ओके, चलो अब हम क्या लेस कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस देखो यहां पे, यहां की मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है हर साल का कितना रहेगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर कितना रहेगा, 40,000। ठीक है, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, वो कितना है, 40,000 है। ठीक है, साल्वेज वैल्यू कितना है, नील बोल रखा है, यानी 0 है। ठीक है, 40,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना दे रखा है, 4 ईयर्स, तो डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ रहा है, 40,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एवरी ईयर कितना आ गया, 10,000 आ रहा है। लिख दो 10,000। ओके, और अब बताओ ये पूरा लेस वगैरह करने के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट से बताना। तो 33,000 माइनस 11,000 माइनस 10,000 कितना आ गया, 12,000 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कितना आ गया, 12,000 आ रहा है। ओके, सेकेंड ईयर का 36,300 माइनस 12,100 माइनस 10,000 क्या आ रहा है, 14,200। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए निकाल लो, 39,930 माइनस 13,310 माइनस 10,000, ये कितना आ रहा है, 16,620, 16,620। एंड फोर्थ ईयर के लिए देखो कितना आ गया, 43,923 माइनस 14,641 माइनस 10,000, क्या आ रहा है, 19,282। ओके, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से लेस कर दे रहे हैं क्या चीज, टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, टैक्स का रेट क्या दे रखा है, टैक्स का रेट क्या दिया है, 50% बोल रखा है। ओके, तो फटाफट से निकाल लो टैक्स एक्सपेंस कितना रहेगा, तो 12,000 का 50% करने पे कितना होगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, देन 14,200 का 50% करने पे कितना होगा, 7,100 आएगा। उसके बाद 16,620 का 50% करने पे कितना आ रहा है, 8,310 आ रहा है। एंड 19,282 का 50% करने पे कितना आ रहा है, 9,641 आ रहा है। ठीक है, क्लियर? यहां पे देखो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए 6,000, सेकेंड ईयर का 7,100, थर्ड ईयर का 8,310 एंड फोर्थ ईयर का 9,641। ओके, ठीक है, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या चीज, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना था डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, 10,000 का, ऐड कर दो, फटाफट से ऐड कर देना। कितना कितना आ रहा है बताओ, 6,000 प्लस 10,000 करने पे 16,000, 7,100 प्लस 10,000 करने पे कितना हो गया, 17,100। देन 8,310 प्लस 10,000 करने पे कितना होगा, 18,310।
9641 प्लस 10,000 करने पे कितना होगा 19,641। ठीक है, ये क्या चीज आ गया, हमारा नेट कैश इनफ्लो आ गया, बट नॉमिनल टर्म्स में। ठीक है, नेट कैश इनफ्लो, ठीक है, इन नॉमिनल टर्म्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि नहीं, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, ठीक है। अब हमने जो नेट कैश इनफ्लोज निकाले हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, इसके अंदर हमने क्या करा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर किया है। ओके, तो उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए, मतलब जब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए जो हमें डिस्काउंटिंग का रेट यूज में लेना पड़ेगा, वो कौन सा रहेगा? डिस्काउंटिंग का रेट भी हम ऐसा यूज में लेंगे जिसमें क्या रहेगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है कंसीडर हमने कर रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 12% का, उसके अंदर हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन प्रीमियम जो 10% का इंक्लूडेड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, 12% ही रहेगा। ठीक है, तो हम देखो फटाफट से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, आपको सभी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालते आते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में इसको देखा था। तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताना क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कितना आ रहा है? ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, ये आ गया 0.8929। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या रहेगा, और एक और बार इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दो, कितना आ रहा है 0.7972। ठीक है, 0.7972। थर्ड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या रहेगा, तो एक और बार इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देना, तो ये आ रहा है 0.7112। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर का क्या रहेगा, एक और बार इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देना, 0.6355। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होगा, आपको प्रेजेंट वैल्यूज निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई करते जाओ, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8929, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8929 कितना आ रहा है, 14,286.4 लिख दो, 14,286.4। ठीक है, वैसे ही देखना, 17,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.7972 कितना आ रहा है, 17,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.7972। ओके, ये आ रहा है 13,632.12। ठीक है, 13,632.12। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखना 18,310 18,310 मल्टीप्लाइड बाय 0.7112 कितना आ रहा है ये, तो ये आपका आ रहा है 13,022.07। 13,022.07। एक सेकेंड। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, नियरेस्ट इंटीजर में भी राउंड ऑफ करके लिखोगे प्रेजेंट वैल्यूज को तो चलेगा। ठीक है, तो ये हटा दो, यहाँ पे 0.4 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 0.12 मत लिखो, यहाँ पे 0.07 मत लिखो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 13,022 लिख सकते हो, 13,022। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यूज हमने लिख दिया। ओके, इसके बाद देखना आखिरी में बस जो है ये भी एक बार मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है, 19,641 मल्टीप्लाइड बाय 0.6355 कितना आ रहा है, 12,481.86 आ रहा है। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो गया, 12,482। 12,480। बात समझ में आ गई? ओके, ये हमने निकाल लिया। तो यहां पे बताना आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जो है कितना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऐड कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना रहेगा। ठीक है, चारों फिगर्स को आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। ठीक है, फटाफट से ऐड करना, 14,286 प्लस 13,632 प्लस 13,022 प्लस 12,482। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेटर पे कर लो कितना आ रहा है बताना। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ में करते जाओ। तो ये आपका आ जा रहा है 53,422। ठीक है, 53,422। बात समझ में आ गई? ठीक है, और कैश का आउटफ्लो तो सिर्फ क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में ही हो रहा था। ठीक है, जो इनिशियल कैश आउटले है वो कितना था, मेरे ख्याल से 30,000 था कि कितना था
इनिशियल कैश आउटले कितना है 40,000 है, ठीक है, कितना है 40,000 का, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 40,000 ही आएगा, ठीक है। एनपीवी देखो कितना रहेगा आपका, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कितना हो जाएगा ये 53,422 माइनस 40,000, ठीक है, 53,422 में से 40,000 लेस कर दे रहे हैं, कितना आ जा रहा है 13,422, समझ में आ गया, ओके। तो ये हमने एनपीवी फाइंड कर लिया और एनपीवी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या कमेंट करेंगे हम, ठीक है, कि प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनपीवी क्या है पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर। इसको हम ऐसा लिख के बता दे रहे एज एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज वायबल, ठीक है, मतलब हम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते, ओके, क्लियर। ये तो मैंने क्या करा अभी आपको फर्स्ट मेथड से जो है एनपीवी निकाल के बता दिया, ठीक है। यहां पे फर्स्ट मेथड में हमने क्या करा था कि जो भी कैश इनफ्लोज होने वाले उसको हमने क्या करा नॉमिनल टर्म्स में ही निकाला, ठीक है, और उसको जब हमने नॉमिनल टर्म्स में निकाला तो बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग का रेट है वो भी हमने कौन सा कंसीडर किया, नॉमिनल वाला रेट ही कंसीडर किया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर इन्फ्लेशन प्रीमियम का इफेक्ट कंसीडर कर रखा था वो वाला हमने डिस्काउंटिंग का रेट वहां पे कंसीडर किया, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। एक दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था क्या था कि जो हमारे नेट कैश इनफ्लोज है, ठीक है, उसको अगर हम रियल टर्म्स में निकालते हैं, मतलब उसके अंदर हम अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, ओके, तो उस केस में क्या होगा, अब अगर आपके रियल कैश इनफ्लोज है, अब आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फिर से डिस्काउंटिंग का रेट अब आपको यूज में लेना पड़ेगा ना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो अब डिस्काउंटिंग का रेट आप जो यूज में लोगे, ठीक है, वो कौन सा वाला रहेगा, ठीक है, 12% नहीं रहेगा, ठीक है, 12% के अंदर तो क्या है इन्फ्लेशन प्रीमियम जो 10% का वो इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 12% में से जो 10% का इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडेड है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो यूज में लेना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। अब वो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं उसको एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए आप फटाफट से क्या करो, एक इक्वेशन लिख लो, ठीक है, फटाफट लिखना, तो वो आपका इक्वेशन होता है 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में देखो 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम बोल दो, इन्फ्लेशन रेट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। तो आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में 12% का, डेट इज व्हाट नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रीमियम भी आपको 10% ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली ये वाला इक्वेशन यूज में लेके हम इजीली क्या कर सकते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, एक बार रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाल ले रहे हैं, ओके, ठीक है। तो यहां पे देखना मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये इक्वेशन जो है आपने लिख लेना है, ठीक है, ये हर बार काम में आएगा, ठीक है, कि 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपको 12%, तो डेसिमल में कितना लिखोगे 0.12, ओके, इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम कितना दे रखा है 10%, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। देयरफॉर देखो क्या हो रहा है 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 1 प्लस 0.12 करने पे 1.12 आ जाएगा, ठीक है, तो 1.12 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है।
देयरफॉर रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। फटाफट से कर लो कैलकुलेटर पे। तो 1.12 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, ये आपने निकाल लिया कैलकुलेटर पे, और इसमें से -1 भी कर दो, ठीक है, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दो। तो 0.0182, ठीक है, 0.0182, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिखा है। ओके, तो डेसिमल में परसेंटेज टर्म्स में लिखना रहा तो कितना लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना 1.82%, 1.82%। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 12% था। रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 1.82% आ रहा है। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गई ये चीज। ओके, तो यहां पे देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, रियल कैश फ्लोज निकालना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग का जो रेट यूज में लेंगे वो कौन सा रहेगा, 1.82% वाला रहेगा, ठीक है। अब रियल कैश फ्लोज जो है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा टेबल बना के निकालते नहीं बैठेंगे, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, जो हमने नॉमिनल कैश फ्लोज निकाल रखे उसको ही हम क्या करेंगे, रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देंगे, और आपको सभी को पता है कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, बात समझ में आ रही। तो यहां पे देखना, हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये ईयर हो गया, ये हमने नॉमिनल कैश इनफ्लोज निकाल रखे थे, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्ट कर दे रहे रियल कैश इनफ्लोज में, 1 2 3 4। ओके, क्या क्या आए थे बताना हमारे नॉमिनल कैश इनफ्लोज, 16,000, 17,100, 18,310 एंड 19,641, ठीक है, लिखते जाओ। 16,000, 17,100, इसके बाद 18,310, 18,310 लिखना, और बाद में क्या है 19,641, ठीक है, 19,641। ओके, रियल कैश इनफ्लोज बताना कैसे निकालेंगे, नॉमिनल कैश इनफ्लोज को रियल कैश इनफ्लोज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा, किस चीज से, 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट होल टू द पावर टी से। ओके, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 1.1, इन्फ्लेशन प्रीमियम कितना है यहाँ पे 10%, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 16,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 1, यानी 16,000 डिवाइडेड बाय 1.1 करना है। कैलकुलेटर पे कर दे फटाफट, कितना आ रहा है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके बताना, क्या आ रहा है 14,545, ठीक है, 14,545, समझ में आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद देखना, सेकेंड ईयर में जो हमारा नॉमिनल कैश इनफ्लो आया था 17,100 का, ठीक है, उसको जब हम रियल इसमें कन्वर्ट कर देंगे क्या रहेगा, 17,100 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर हमने एक बार निकाल लिया, ठीक है। उसको अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 17,100 से, कितना आ रहा है 14,132 आ रहा है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आ रहा है 14,132, 14,132, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखना, थर्ड ईयर में जो हमारा नॉमिनल कैश इनफ्लो है वो कितना है 18,310 है, 18,310, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, रियल कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1.1 के क्यूब से, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब जो है वो एक बार आप फाइंड कर लो कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो आपका 0.7513 समथिंग आ रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो आप 18,310 से, ठीक है, कितना आ रहा है 13,757 आ गया, कितना 13,757, क्लियर, ओके, ठीक है। एंड आखिरी में ये जो 19,641 का नॉमिनल कैश इनफ्लो फोर्थ ईयर का, इसको जब आप रियल टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे क्या करना रहेगा, रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना रहेगा इसको, किससे 1.1 टू द पावर 4 से। सबसे पहला 1 डिवाइड बाय 1.1 टू द पावर 4 निकाल लो कैलकुलेटर पे, तो आपका 0.6830 समथिंग आ रहा है। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो 19,641 से, कितना आ रहा है 13,415 आ रहा है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 13,415 आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं, ओके। अब देखना एक और टेबल बना रहे हैं, ईयर, उसके बाद में रियल कैश इनफ्लोज,
ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, रियल कैश इनफ्लोज है तो डिस्काउंटिंग का रेट भी कौन सा रहेगा, रियल वाला रहेगा, ठीक है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो, और वो कितना आया था हमारा 1.82% आया था, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 1.82%, और आखिरी वाला कॉलम प्रेजेंट वैल्यू का, ओके। यहां पे देखना 1 2 3 4, ये कितना है 14,545, देन 14,132, 13,757, और इसके बाद 13,415, ओके। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बताना क्या क्या आ रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.0182, ठीक है। ये आ रहा है देखो 0.9821, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0182 करने पे कितना आया 0.9821 आया, ठीक है। मतलब पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया हमारा 0.9821, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है, ठीक है, उसके लिए क्या करो, एक और बार इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, कितना आ रहा है 0.9646 आ रहा है, ठीक है, 0.9646, ओके। देन थर्ड ईयर के लिए 0.9473, ओके, एंड आखिरी में देखो क्या आ रहा है 0.9304, 0.9304, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, 14,545 मल्टीप्लाइड बाय 0.9821, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो 14,545 मल्टीप्लाइड बाय 0.9821, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखते जा रहे हैं, तो ये आ रहा है 14,285, ठीक है। इसके बाद 14,132 मल्टीप्लाइड बाय 0.9646, ठीक है, ये करने पे कितना आ रहा है 13,632, ये 13,632, समझ में आ गया। इसके बाद 13,757 मल्टीप्लाइड बाय 0.9473, कितना आ रहा है देखो, ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जा रहा है 13,032, ठीक है, 13,032, क्लियर, ओके। इसके बाद 13,415 मल्टीप्लाइड बाय 0.9304, कितना आ रहा है देखना, तो ये आ गया है 12,481, ठीक है, 12,481, ठीक है। लास्ट वाले कॉलम का एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है 14,285 प्लस 13,632 प्लस 13,032 प्लस 12,481, कितना आ रहा है 53,430, ये 53,430, ये क्या चीज आया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज आ गया, ओके। तो एनपीवी देखो निकाल लेते हैं फटाफट से, क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश का आउटफ्लो तो क्या हो रहा है एक बार स्टार्टिंग में ही हो रहा है, ठीक है, जो इनिशियल आउटले था 40,000 का वो, और उसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे आप तो कितना आएगा 40,000 ही आएगा, ठीक है। ये देखो क्या होगा 53,430 माइनस 40,000 कितना आ रहा है 13,430, ठीक है। तो जब हम सेकेंड वाली मेथड से भी एनपीवी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आया, कितना आया 13,430 का, और जब हमने पहली वाली मेथड से एनपीवी निकाला था उसमें भी एनपीवी हमारा पॉजिटिव ही आया था, और कितना आया था 13,422 आया था, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, दोनों क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है, ओके। वैसे तो क्या होता है वो एग्जैक्ट ही आने चाहिए, बट वो क्या अप्रोक्सीमेशन हम थोड़े लेते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ वगैरह, इस वजह से क्या हुआ है वो डिफरेंस आया, क्लियर हो गई ये चीज, ओके। हाँ या ना फटाफट से बता दो, समझ में आ गया ये पूरा, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था उसको अभी हमने क्या करा है पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एंड एनपीवी निकालना था, हमने दो मेथड से जो एनपीवी निकाली है यहां पे, क्लियर, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो और कोई इलस्ट्रेशन दे रखा है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है।
एक बार मैं देखो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, आप लोग को ना तो कंफ्यूजन होगा। हमारा आंसर और इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दे रखा है, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या करा है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी लिया है, इस वजह से उनका आंसर डिफरेंट आया, हमारा आंसर डिफरेंट है। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी अजम्पशन लिखा दिया था। हमने यहाँ पे क्या करा है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कंसिडर नहीं किया है, और वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, बात समझ में आ रही? बट इंस्टीट्यूट ने जो अपने स्टडीमेट में सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, आईसीआई ने जो अपने इसमें सॉल्यूशन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 का, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि पहले उन्होंने क्या करा, रियल कैश फ्लोज निकाल ली, ठीक है, और बाद में उसको क्या करा, उन्होंने नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, रियल कैश फ्लोज उन्होंने निकाले और बाद में उसको क्या करा, नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहे, रियल कैश फ्लोज उन्होंने निकाला और जब उसको बाद में नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम होल टू द पावर टी से। इसका मतलब क्या है, उन्होंने वहां पे क्या करा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी क्या करा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो कंसिडर कर लिया। ओके, इस वजह से उनका आंसर और हमारा आंसर क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अप्रोच जो है वो क्या है, पूरा सेम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, एनपीवी जो 2 मेथड से फाइंड करके बताया, और मैंने भी आपको एनपीवी क्या करा, 2 मेथड से फाइंड करके बताया। ठीक है, इनका आंसर भी देखो दोनों मेथड से जब वो एनपीवी फाइंड कर रहे तो क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है। जैसे देखिए यहाँ पे देखना, फर्स्ट मेथड से जब एनपीवी फाइंड किया इन्होंने, कितना आ रहा है, 17,369 समथिंग आ रहा है। ठीक है, एंड सेकंड मेथड से भी जब ये लोग एनपीवी फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 17,367 आ रहा है। ठीक है, तो है ना बहुत ज्यादा क्लोज। ओके, वैसे ही हमारे इसमें भी क्या हुआ था, दोनों मेथड से जब हमने एनपीवी फाइंड किया था तो आंसर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा क्लोज आया था। ठीक है, और वो डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है रेवेन्यू में भी लिया है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन में भी लिया है, और साथ में क्या करा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, और हमने क्या करा था, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया था, इस वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। ओके, बात समझ में आ रही? और हमने एक चीज क्या करा था, पहले हमने क्या करा था, नॉमिनल कैश फ्लोज निकाले थे और उसको बाद में हमने कन्वर्ट किया था रियल कैश फ्लोज। ओके, पहले हमने नॉमिनल कैश फ्लोज निकाले थे और बाद में उसको हमने कन्वर्ट किया था रियल कैश फ्लोज में। यहां पे इन्होंने क्या करा, पहले रियल कैश फ्लोज निकाले और बाद में उसको कन्वर्ट किया नॉमिनल कैश फ्लोज में। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। ओके, और एक चीज मैं बता दूं, हमने जो किया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने जिस मेथड से पूरा सॉल्व किया है, उस मेथड से अगर आप एग्जाम में भी करके आओगे, आपका आधा मार्क भी कोई डिडक्ट नहीं कर सकता, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है फटाफट से एक बार रीड करना, क्या दे रखा है यहाँ पे, XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स ₹8 lakh फॉर एन यूनिट, यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 4 years। ओके, साल्वेज वैल्यू इज नील, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है दे रखा है ₹2 lakh पर एनम। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो मेथड यूज में लिया है वो कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, कितना कितना रहेगा। ठीक है, चारों साल में वो आपको क्या करा है, उन्होंने टेबल में पूरा डेटा दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू रहेगा 6 लाख, सेकंड ईयर में 7 लाख, थर्ड ईयर में 8 लाख और फोर्थ ईयर में 8 लाख। और कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जो है कितना कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में भी 4 लाख और फोर्थ ईयर में भी क्या है, 4 लाख। ओके, ठीक है, टैक्स रेट कितना दे रखा है, 60% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया, 10% दे रखा है, एंड दैट इज व्हाट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम, मतलब ये 10% ये क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रही है बात? ओके, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इफ इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, यहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट का दोनों का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और टेबल में देखो उन्होंने बता रखा है कि रेवेन्यू के लिए फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट क्या है, 10%, सेकंड ईयर का क्या है 9%, थर्ड ईयर का क्या है 8% और फोर्थ ईयर का है 7%। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, चारों साल क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ओके, तो पहले साल 10% है, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 8% और चौथे साल 7%। क्लियर? वैसे ही कॉस्ट के लिए जो इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन प्रीमियम है, वो कितना कितना दे रखा है, पहले साल 12%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 9% और चौथे साल कितना है 8%। ठीक है, 12%, 10%, 9%, 8%। क्लियर? आपको क्या करना है, यहां पर भी एनपीवी जो है फाइंड करके बताना है। ठीक है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आपको फाइंड करके बताना है। यहां पे हम एक ही मेथड से करेंगे। ठीक है, यहां पर भी ना तो आपको करना है तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, बट क्या है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करके नहीं आना है, कोई भी एक मेथड से जो आप सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो क्या था, मेरे को दोनों मेथड समझानी थी, इसके लिए मैंने आपको दोनों मेथड सॉल्व करके बता दिया। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एक ही मेथड से सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, जो आपके पास डिस्काउंटिंग का रेट दे रखा है, मतलब बेसिकली आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10% का, दैट इज व्हाट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम, मतलब ये आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो हम भी क्या करते हैं, जो भी कैश इनफ्लोज रहेंगे उसको हम क्या करते हैं, नॉमिनल टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो भी, ठीक है, नेट में कैश का इन्फ्लो होने वाला है उसको हम क्या करें, नॉमिनल टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके जब हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहेगा तो हम डिस्काउंटिंग का रेट क्या करेंगे, डायरेक्टली 10% वाला यूज में ले लेंगे। क्लियर होगी ये बात? ओके, ठीक है। चलो, तो यहां पर फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट, ठीक है, निकाल ले रहे हैं चारों साल के। तो टेबल बना लो, ठीक है, टेबल सबसे बेस्ट रहेगा यहां पे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है उसको देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे देखना 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू निकाल रहे हैं। सब फटाफट से आप मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा बताना। 6 लाख नहीं रहेगा, ठीक है। 6 लाख तो क्या है, वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर है 6 लाख का रेवेन्यू। ओके, जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा बताओ फटाफट से। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना, 110%, ठीक है, मतलब आपको 10% से बढ़ाना है ना उसको बेसिकली। ओके, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 110%, 6 लाख में 10% ऐड कर दो। ओके, कितना आ गया है, 6,60,000, ठीक है, 6,60,000। ओके, समझ में आ गई ये बात। सेकेंड ईयर में बताना रेवेन्यू कितना रहेगा, ठीक है। 7 लाख नहीं रहेगा, 7 लाख तो क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर है, ठीक है। सेकेंड ईयर का रेवेन्यू 7 लाख का, बट जब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, उस केस में सेकेंड ईयर का रेवेन्यू बताना कितना रहेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 10% से बढ़ाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 10% है। तो 7 लाख को पहले आपको क्या करना रहेगा, 10% से बढ़ाना रहेगा। और बाद में सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, 9% है, ठीक है। 10% से पहले आप बढ़ा दो, बाद में जो फिगर आएगी उसको आपको क्या करना रहेगा, 9% से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे करते जाओ, कुछ नहीं है, सिंपल चीज है पूरा। तो 7 लाख प्लस 10%, ठीक है, ये आपका 7,70,000 आ गया। उसमें अब आप क्या करो, प्लस कर दो 9%, ठीक है। जब आप 9% ऐड कर दे रहे हो तो कितना आ रहा है, 8,39,300 आ रहा है। समझ में आ गया, ठीक है, 8,39,300। ओके, क्लियर हो गया है ना सभी को। चलो, इसके बाद आप बताना थर्ड ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा। 8 लाख नहीं रहेगा, ठीक है। 8 लाख तो क्या है, बिना इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर, ठीक है। जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लोगे तो थर्ड ईयर का रेवेन्यू कितना रहेगा, 8 लाख में सबसे पहले आप क्या करोगे, 10% बढ़ाओगे, जो फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट है वो। बाद में क्या करोगे, आप 9% बढ़ाओगे, और बाद में आप क्या करोगे, 8% बढ़ाओगे। ओके, फटाफट से कैलकुलेटर पे कर लो। 8 लाख में पहले आपने 10% बढ़ा दिया, कितना आ गया, 8,80,000। उसमें अब आप क्या कर रहे हो, 9% बढ़ा दे रहे हो, कितना आ गया, 9,59,200 आ गया। और बाद में आपने क्या करा, 8% बढ़ा दिया, कितना आ रहा है, 10,35,936 आ गया। ओके, इसके लिए आपको कोई सेपरेट वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है सच, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके भी बता सकते हैं। ओके, 10,35,936। ओके, अब फोर्थ ईयर में, ठीक है, जो रेवेन्यू रहेगा वो कितना रहेगा, तो बिना इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर रेवेन्यू कितना है, 8 लाख का, ठीक है। और जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लोगे तो उसमें क्या होगा, देखो 8 लाख में पहले 10% बढ़ाना, 8 लाख में जो है पहले 10% बढ़ा दिए, बाद में 9% बढ़ा दिए, बाद में 8% बढ़ा दी, और आखिरी में जो है 7% भी बढ़ा दिए, ठीक है। जो फोर्थ ईयर का इन्फ्लेशन रेट है 7%, वो भी हमने कंसिडर कर लिया। तो फोर्थ ईयर का जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11,80,452 आ रहा है, ठीक है। अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहे हो, कितना आ रहा है, 11,80,452, ठीक है। बात समझ में आ गई। वैसे आप अगर देखो डायरेक्टली भी कर सकते थे इस चीज को, कैसे, थर्ड ईयर का भी जो रेवेन्यू था, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर कितना था, 8 लाख था। एंड फोर्थ ईयर का भी, ठीक है, जो रेवेन्यू था इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करे बगैर कितना था, 8 लाख था, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जो है थर्ड ईयर का रेवेन्यू आपने निकाल लिया था इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद, ठीक है। आपने ऑलरेडी जो है थर्ड ईयर का रेवेन्यू निकाल लिया था इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद, कितना आया था, 10,35,936 आया था, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते थे इसमें डायरेक्टली, आप जो फोर्थ ईयर का इन्फ्लेशन रेट था, ठीक है 7%, उससे आप उसको बढ़ा सकते थे, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 10,35,936 प्लस 7% कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 11,08,450, ठीक है, लिख दो 11,08,452, समझ में आ गया, ओके ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ओके। तो कॉस्ट के लिए जो है अलग इन्फ्लेशन रेट्स दे रखे हैं, तो उसको अभी हमें क्या करना रहेगा, यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे फर्स्ट ईयर का कॉस्ट जो है विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन इफेक्ट कितना दे रखा था, 3 लाख दे रखा था, ठीक है। जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लोगे, ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप उसको 12% से बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे करते हो तो 3 लाख में 12% ऐड कर दिया, कितना आ रहा है 3,36,000, 3,36,000, समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए बताना क्या रहेगा, अब ये जो 4 लाख है इसमें आप क्या करोगे, पहले 12% बढ़ाओगे और बाद में आप क्या करोगे 10% बढ़ाओगे, ओके करते जाओ। 4 लाख में पहले 10% ऐड किया तो कितना हो गया 4,40,000 और बाद में 12% ऐड कर दिया, कितना आ रहा है 4,92,800, लिख देना, ठीक है 4,92,800, समझ में आ गया, ओके। अब देखना थर्ड ईयर का जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा, थर्ड ईयर में भी बिना इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर करे बगैर कॉस्ट कितना था, 4 लाख था, ठीक है। तो क्या करोगे आप 4 लाख में पहले 12% बढ़ाओगे, बाद में 10% बढ़ाओगे और बाद में क्या करोगे आप 9% बढ़ाओगे, ठीक है। बट आपने ऑलरेडी 4 लाख में 12% और 10% बढ़ा दिया है, और वो कितना आया था आपका, वो कितना आया था 4,90,800 आया था, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, अब सिर्फ इसमें 4,90,800 में क्या करो 9% बढ़ा दो, कितना आ रहा है 5,37,152 आ रहा है, ठीक है 5,37,152 आ रहा है, ओके। या फिर आप पूरा पूरा भी करोगे तो भी क्या होगा, सेम आएगा। 4 लाख में आपने पहले क्या करा 12% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर इसमें आपने क्या करा 10% बढ़ा दिया और फिर उसमें आपने 9% बढ़ा दिया, सेम आ रहा है 5,37,152, क्लियर। अब फोर्थ ईयर का जब आपको कॉस्ट निकालना है, ठीक है, उसके लिए भी आप क्या करोगे, अब फोर्थ ईयर का कॉस्ट जो है विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन इफेक्ट कितना था 4 लाख था, ठीक है। तो अब फोर्थ ईयर का जो आपका कॉस्ट रहेगा इन्फ्लेशन इफेक्ट कंसिडर करने के बाद, तो क्या करोगे आप 4 लाख में 12% ऐड करोगे पहले, बाद में 10% ऐड करोगे, बाद में 9% ऐड करोगे और आखिरी में क्या करोगे 8% ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी 4 लाख में 12%, 10% और 9% ऐड कर रखा है और वो फिगर आपका कितना आया था 5,37,152 आया था, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, सिर्फ एक 8% और ऐड कर दो, ठीक है, कितना आ रहा है 5,80,124 आ रहा है, ठीक है 5,80,120, समझ में आ गया, ओके। या फिर आप पूरा भी करोगे तो सेम चीज ही आएगी। 4 लाख में पहले आपने क्या करा 12% ऐड किया, फिर आपने 10% ऐड किया, फिर आपने 9% ऐड किया और आखिरी में कितना था 8%, ठीक है 8% ऐड किया, क्या आ रहा है सेम आ रहा है 5,80,124.16। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखोगे तो कितना आएगा 5,80,124, 5,80,124, ओके ठीक है। अब यहां पे देखना हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 2 लाख रुपीज का है, ठीक है 2 लाख जो है हर साल का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रखा है। इसके अंदर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। ये हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो भी हर साल का हमने लिख दिया। अब फटाफट से बताओ क्या आएगा लेस करने के बाद पूरा ही, 6,60,000 माइनस 3,36,000 माइनस 2 लाख, कितना आ रहा है ये 1,24,000 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए बताना क्या आएगा, 8,39,300 माइनस 4,90,800 माइनस 2 लाख, कितना हो रहा है ये 1,46,500, ठीक है 1,46,500। थर्ड ईयर के लिए 10,35,936 माइनस 5,37,152 माइनस 2 लाख, कितना आ रहा है 2,98,784, 2,98,784, ओके।
एंड फोर्थ ईयर के लिए क्या आएगा, निकाल लो फटाफट से। 11,80,452 माइनस 5,80,124 माइनस 2 lakhs, कितना आ रहा है ये? 3,28,328, ये 3,28,328। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या चीज, टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, कितना दे रखा है आपको टैक्स रेट, 60% का दे रखा है टैक्स रेट। ओके, फटाफट से बताओ टैक्स कितना आ रहा है यहाँ पे। पहले साल आ जाएगा 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, कितना हो गया 74,400। ओके, सेकेंड ईयर 1,46,500 मल्टीप्लाइड बाय 60% करने पे कितना आ गया 87,900। चलो आगे देखना, थर्ड ईयर के लिए टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा, 2,98,784 मल्टीप्लाइड बाय 60%, कितना आ गया 1,79,270। ठीक है, नियरेस्ट इंडिजर में राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूं, जैसे 1,79,270.4 आ रहा है, बट उसको हम क्या करें, नियरेस्ट इंडिजर में लिख रहे हैं, तो 1,79,270। ओके, इसके बाद देखो फोर्थ ईयर का टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया, 3,28,328 मल्टीप्लाइड बाय 60%, कितना आ रहा है 1,96,997। 1,96,997। ओके, यहां पे बताना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कितना आ जा रहा है। फर्स्ट ईयर का आएगा 1,24,000 में से लेस कर दो 74,400, कितना हो गया 49,600। ओके, इसके बाद 1,46,500 में से लेस कर देना 87,900, कितना हो रहा है 58,600। ओके, इसके बाद 2,98,784 माइनस 1,79,270, ये आ रहा है 1,19,514, 1,19,514। ओके, 1,19,514। और इसके बाद देखो 3,28,328 माइनस 1,96,997, ये करने पे कितना आ रहा है 1,31,331। ओके, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना रहेगा 2 lakhs, ये हमें क्या करना है, हर इसमें ऐड कर देना है। फटाफट से बताना हमारे नेट कैश इनफ्लोस कितने कितने आ रहे हैं। पहले साल का आ गया 2,49,600, दूसरे साल का आ रहा है 2,58,600, तीसरे साल में कितना आ रहा है 3,19,514, एंड फोर्थ ईयर में कितना आ रहा है 3,31,331। बात समझ में आ गई? ओके, ये हमारा नेट कैश इनफ्लो आया है बट नॉमिनल टर्म्स में। ओके, तो डिस्काउंटिंग के लिए भी जो आप रेट यूज करोगे कौन सा रहेगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है एट द रेट ऑफ, कितना दिया था आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम कितना था 10%, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना यहाँ पे 10%, तो डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा यहाँ पे 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बताना क्या क्या आ रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करने पे ये आपका आ गया 0.9091। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं। बाद में सेकंड ईयर का कितना आ रहा है 0.8264, 0.8264। थर्ड ईयर का 0.7513 एंड फोर्थ ईयर का 0.6830। ओके, फटाफट से प्रेजेंट वैल्यूज बता दो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, जो हमारे नेट कैश इनफ्लोज आए थे नॉमिनल टर्म्स से उसको मल्टीप्लाई करते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तुम्हारा क्या होगा प्रेजेंट वैल्यूज आते जाएगा। कितना आ रहा है 2,49,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.9091, कितना हो गया ये 2,26,911। ओके, ये भी नियरेस्ट इंटीजर में मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट वैल्यूज को। उसके बाद 2,58,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.8264, ये कितना आ रहा है 2,13,707। ठीक है, 2,13,707। ओके, इसके बाद देखना 3,19,514 मल्टीप्लाइड बाय
0.7513 कितना आ गया ये 2,40,051, ये 2,40,051 समझ में आ गया। एंड आखिरी में देखो क्या आ रहा है 3,31,331 मल्टीप्लाइड बाय 0.6830, ये कितना आ रहा है 2,26,299, ठीक है 2,26,299। ओके, तो यहां पर देखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जो है ये कितना आ रहा है, फटाफट से ऐड कर लो, ये चारों फिगर्स को ऐड कर लेना। 2,26,911 प्लस 2,13,707 प्लस 2,40,051 प्लस 2,26,299, ये आ रहा है 9,06,968, 9,06,968। ओके, एनपीवी देखो अब हम निकाल रहे हैं, एनपीवी क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज कितना आ गया 9,06,968 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना रहेगा, कैश आउटफ्लो जो एक बार स्टार्टिंग में हो रहा है, ठीक है, जो इनिशियल आउटले दे रखा है कितना है, इनिशियल आउटले कितना दे रखा है 8 लाख रुपीस का। ओके, तो उसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करोगे तो कितना आएगा 8 लाख सी आएगा, ठीक है, कितना आएगा 8 लाख सी आएगा। एनपीवी बताओ कितना आ गया 9,06,968 माइनस 8 लाख करने पे कितना हो गया 1,06,968, ठीक है, एनपीवी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, हम क्या एडवाइस करेंगे तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ओके, एज एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज वायबल। बात समझ में आ गई, आया ना। ओके, यहां पर देखो आईसीआई ने जो अपना सॉल्यूशन दे रखा है उसमें उसने क्या करा पूरी वर्किंग नोट्स वगैरह अलग से बना के बताई है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को उसने क्या करा लेट सपोज करो 5 मार्क के लिए पूछा, 5-6 मार्क के लिए, तो आप क्या करोगे, ये सब वर्किंग नोट्स आपको देने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करोगे और लिखते जाओगे फिगर्स। और बट अगर यही क्वेश्चन को उसने 10 मार्क वगैरह के लिए पूछ लिया तो थोड़ी हम भी इज्जत दे देंगे और क्या करेंगे ऐसे वर्किंग नोट्स बता देंगे। ओके, यहाँ पे देखो रेवेन्यूज की फिगर्स उसने निकाल के बताई है पूरी, के बाद में कॉस्ट की फिगर्स, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद वाली फिगर्स है सब, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद हर साल में कॉस्ट क्या रहेगी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद हर साल में रेवेन्यू कितना रहेगा, ठीक है, उसके लिए उसने सेपरेट वर्किंग नोट दिया है, हमने क्या करा उसको कैलकुलेटर पे ही कर लिया था। ओके, उसके बाद में देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह अलग है बट एट द एंड आप आंसर देखोगे क्या है सेम आया, ठीक है, जो हमारा आंसर आया था जो और आईसीआई का आंसर है वो क्या है सेम है, ठीक है, 1,06,738 आया इनका एनपीवी और हमारा एनपीवी कितना है 1,06,968, ठीक है, इतना डिफरेंस चलता है और राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया है कि नहीं, है एकदम आसान चीज, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ही, बट क्या होगा मिनिमम तो 6 मार्क के लिए पूछेगा, ठीक है, ये वाला अगर इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर आ जाता है इनकेस एग्जाम में मिनिमम 6 मार्क्स के लिए पूछेगा, हो सकता है कभी 8 मार्क के लिए भी पूछ ले, 10 मार्क की पूछने की चांसेस थोड़ी कम लग रही। ओके, यहां पे मैंने आपको जो है एक पार्ट कवर करा दिया है, ठीक है, चैप्टर का जिसके वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते थे, वो क्या चीज है आपका इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, ये चीज हमने पूरी कवर कर ली, ठीक है। हमें 3 इंपैक्ट देखने हैं बेसिकली, उसमें से सिर्फ एक वाले इंपैक्ट में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बचे हुए जो 2 इंपैक्ट है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। जो हम 2 इंपैक्ट और पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, एक रहेगा आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट और एक रहेगा आपका टेक्नोलॉजी चेंजेस का इंपैक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया भी है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दे रखे, ठीक है, तो हो सकता है इसके ऊपर बेस कोई थियरी क्वेश्चन वगैरह पूछ ले, ठीक है, चांसेस कम रहेगी क्योंकि इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मोस्टली आएगा। ओके, और एक और जो दे रखा है उन्होंने वो क्या है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, इसके ऊपर बेस भी कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं है। ओके, इसको हम बाद में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, मतलब अभी उसको हम नहीं देख रहे, एक बार सिर्फ हमने क्या करा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था उसको एक बार अभी हमने कवर कर लिया। आखिरी में जो है ये दोनों जो इंपैक्ट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो इंपैक्ट रहेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे एंड
चेंजेस इन टेक्नोलॉजी का जो इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे, इसको हम क्या करेंगे एकदम आखिरी में देख लेंगे। ओके, एक बार देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता दे रहा हूं कि हम नेक्स्ट क्लास में अब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी क्या होगा, जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको हम एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे थियरी वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट की, इसमें उसको हम क्या करेंगे पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और वो कौन सा चीज है आपका, मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कि कैसे हम रिस्क इनकॉर्पोरेट करते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो उसके देखो 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एक होता है कन्वेंशनल टेक्निक्स और एक होता है अदर टेक्निक्स, और ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत इजीली आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी, बाद में आएगा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन वैसा, और एक आएगा आखिरी में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा पूरा की पूरा जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है ये पूरे की पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों की तीनों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी, स्टैंडर्ड डिविएशन भी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कन्वेंशनल टेक्निक्स। ठीक है, उसमें आएगा आपका RADR, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ओके, उसके बाद आएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, और उसके बाद रहेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में देख लेंगे। ओके, मेरा वाला जो पार्ट है अभी आपको जो है बहुत ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई। ठीक है, और वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्लास एंड कर रहे हैं और बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और कन्वेंशनल टेक्निक्स जो हम पूरा कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पूरा कंप्लीट करने का और कन्वेंशनल टेक्निक्स पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो अदर टेक्निक्स वाला पार्ट है, ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस और डिसीजन ट्री, इसको हम क्या करेंगे उसके बाद वाले क्लास में देखेंगे। और वही वाले क्लास में क्या करेंगे, बाद में हम जो भी इस चैप्टर का थियरी वाला पार्ट है उसको भी पूरा निपटा देंगे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में एज सच आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है उसकी सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। हाँ, होमवर्क में सिर्फ आपको इतना चीज है, आप क्या करोगे, वो जो 2 इंपैक्ट थे ना गवर्नमेंट पॉलिसीज के एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस के, उसको आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है। बहुत इजी चीज आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको कवर करा दूंगा वो, बट उसको आपने एक बार रीड करके देख लेना है। ओके, ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।